आइए आज हम लोग हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर पढ़ते हैं। इस चैप्टर में राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज और अर्थव्यवस्थाओं के बारे में बताया गया। इसमें लगभग 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक के राजाओं, किसान और नगर की बात की गई है। यह चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इससे आपके एग्ज़ाम में बहुत ढेर सारे MCQs बनेंगे। आप इसको स्किप नहीं कर सकते। हड़प्पा के बाद 1500 वर्षों के लंबे अंतराल के उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में कई प्रकार के विकास हुए। यही वह काल था जब सिंधु नदी और इसकी उपनदियों के किनारे रहने वाले लोगों द्वारा ऋग्वेद का लेखन किया गया। इसका मतलब यह हुआ जो हड़प्पा संस्कृति के बाद यह विकसित हुआ और सिंधु नदी के किनारे सिंधु और उसकी उपनदियों यानी इसकी सहायक नदियों के किनारे ऋग्वेद का लेखन आरंभ किया गया। उत्तर भारत, दक्कन, पठार क्षेत्र और कर्नाटक जैसे उपमहाद्वीप के कई क्षेत्रों में कृषक बस्तियां अस्तित्व में आईं। यानी कृषक बस्तियां कहाँ कहाँ अस्तित्व में आईं? उत्तर भारत में, दक्कन पठार क्षेत्र में और कर्नाटक क्षेत्र में। साथ ही दक्कन और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चरवाहा बस्तियों के प्रमाण भी मिले हैं। दक्कन और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चरवाहा बस्तियों के प्रमाण मिले हैं। ईस्वी पूर्व पहली शताब्दी के दौरान मध्य और दक्षिण भारत के शवों के अंतिम संस्कार के नए तरीके भी सामने आए, जिनमें महापाषाण युग के नाम से ख्यात पत्थरों के बड़े बड़े ढांचे मिले हैं। कई स्थान पर पाया गया है कि शवों के साथ विभिन्न प्रकार के लोहे से बने उपकरण और हथियारों को भी दफनाया गया था। छठी शताब्दी से नए परिवर्तनों के प्रमाण मिलते हैं। शायद इनमें सबसे ज़्यादा मुखर आरंभिक राज्यों, साम्राज्यों और रजवाड़ों का विकास है। इन राजनैतिक प्रक्रियाओं के पीछे कुछ अन्य परिवर्तन थे। इनका पता कृषि उपज को संगठित करने के तरीके से चलता है। इसी के साथ साथ लगभग पूरे उपमहाद्वीप में नए नगरों का उदय हुआ। इतिहासकार इस प्रकार के विकास का आकलन करने के लिए अभिलेखों, ग्रंथों, सिक्कों, चित्रों जैसे विभिन्न प्रकार के स्रोतों का अध्ययन करते हैं। जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे, यह एक कठिन प्रक्रिया है और आपको यह भी आभास होगा कि इन स्रोतों के विकास की पूरी कहानी नहीं मिल पाती है। प्रिंसेप और प्रियदर्शी। भारतीय अभिलेख विज्ञान में एक उल्लेखनीय प्रगति 1830 के दशक में हुई, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेब प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्ट लिपि का अर्थ निकाला। ब्राह्मी और खरोष्ट लिपि का अर्थ किसने निकाला? जेम्स प्रिंसेप ने निकाला। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इन लिपियों का उपयोग सबसे आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया गया था। इन लिपियों का प्रयोग किस में किया गया था? आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया गया था। प्रिंसेप को पता चला कि अधिकांश अभिलेख और सिक्के पर प्रियदर्शी यानी मनोहर मुखाकृति वाले राजा का नाम लिखा है। यानी अधिकांश सिक्कों पर किसका नाम लिखा? प्रियदर्शी यानी मनोहर मुखाकृति वाले राजा का नाम लिखा है। कुछ अभिलेखों पर राजा का नाम अशोक भी लिखा है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में से एक था। इस शोध के आरंभिक भारत के राजनीतिक इतिहास के अध्ययन को नई दिशा मिली, क्योंकि भारतीय और यूरोपीय विद्वानों ने उपमहाद्वीप पर शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों की वंशावलियों की पुनर्संरचना के लिए विभिन्न भाषाओं में लिखे अभिलेख और ग्रंथों का उपयोग किया। परिणाम स्वरूप 20वीं सदी के आरंभिक दशकों तक उपमहाद्वीप के
राजनीतिक इतिहास का एक सामान्य चित्र तैयार हो गया। उसके बाद विद्वानों ने अपना ध्यान राजनीतिक इतिहास के संदर्भ की ओर लगाया और यह छानबीन करने की कोशिश की कि क्या राजनीतिक परिवर्तनों और आर्थिक तथा सामाजिक विकासों के बीच कोई संबंध था। शीघ्र ही यह आभास हो गया कि इनमें संबंध तो थे, लेकिन संभवतः सीधे संबंध हमेशा नहीं थे। प्रारंभिक राज्य 16 महाजनपद। आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। इस काल को प्रायः आरंभिक राज्यों, नगरों, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। यानी कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है और इस काल में जो है राज्यों, नगरों का विकास हुआ है। इस काल में बौद्ध और जैन सहित विभिन्न दार्शनिक विचारों का विकास हुआ। बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम के 16 राज्यों का उल्लेख है। यानी बौद्ध और जैन धर्म में कितने महाजनपद का उल्लेख है? 16 राज्यों का उल्लेख है। यद्यपि महाजनपदों के नाम की सूची इन ग्रंथों में एक समान नहीं है। यानी कि इन दोनों ग्रंथ, जो इनके दोनों ग्रंथ हैं, इसमें महाजनपदों की सूची एक समान नहीं है। लेकिन वज्जी, मगध, कोसल, कुरु, पंचाल, गांधार, अवंती जैसे नाम प्रायः मिलते हैं। तो इसमें कौन कौन से नाम मिलते हैं? वज्जी, मगध, कोसल, कुरु, पंचाल, गांधार, अवंती जैसे नाम प्रायः मिलते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि उक्त महाजनपद सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद में गिने जाते होंगे। अधिकांश महाजनपदों का राजा का शासन होता था। यानी महाजनपदों पर राजा का शासन होता था, लेकिन गढ़ और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह शासन करता था। इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। यानी गढ़ और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों का कई लोगों का समूह शासन करता था। इस समूह के प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध इन्हीं गढ़ों से संबंधित थे। वज्जी संघ की ही भांति कुछ राज्यों में भूमि सहित अनेक आर्थिक स्रोतों पर राजा गढ़ सामूहिक नियंत्रण रखते थे। यानी वज्जी संघ में भूमि पर और आर्थिक स्रोतों पर राजा गढ़ सहित सामूहिक नियंत्रण रखते थे। यद्यपि स्रोतों के अभाव में इन राज्यों के इतिहास पूरी तरह लिखे नहीं जा सकते, लेकिन ऐसे कई राज्य लगभग 1000 साल तक बने रहे। प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी, जिसे प्रायः किले से घेरा जाता था। किलेबंद राजधानियों के रख रखाव और प्रारंभिक सेनाओं और नौकरशाही के लिए भारी आर्थिक स्रोत की आवश्यकता होती थी। लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से संस्कृत के ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना शुरू की। इनमें शासक सहित अन्य के लिए नियमों का निर्धारण किया गया और यह अपेक्षा की जाती थी कि शासक क्षत्रिय वर्ण से ही होंगे। शासकों का नाम किसानों, व्यापारी, शिल्पकारों के कर भेंट वसूलना माना जाता था। क्या वनवासियों और चरवाहों से भी एक रूप में कुछ लिया जाता था? हमें इतना तो ज्ञात है कि संपत्ति जुटाने का एक वैध उपाय पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करके धन इकट्ठा करना भी माना जाता था। धीरे धीरे कुछ राज्यों ने अपने स्थानीय सेनाएं, नौकरशाही तंत्र तैयार कर लिए। बाकी राज्य अब भी सहायक सेना पर निर्भर थे, जिन्हें प्रायः कृषक वर्ग से नियुक्त किया जाता था। 16 महाजनपदों में प्रथम मगध का नाम विशेष रूप से आता है क्योंकि यह 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। यानी 6ठी से 4ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। आधुनिक इतिहासकार इसके कई कारण बताते हैं। एक यह कि मगध क्षेत्र में खेती की उपज खास तौर पर अच्छी होती, यानी मगध क्षेत्र में खेती की उपज आमतौर पर अच्छी होती थी। दूसरे कि यह लोहे के खदानें आधुनिक झारखंड में भी आसानी से उपलब्ध थी, जिससे उपकरण और हथियार बनाना सरल होता था। यानी यहाँ पर लोहे की खदानें भी थी, जिससे हथियार और उपकरण बनाना सरल होता था।
जंगली क्षेत्रों में हाथी उपलब्ध थे जो सेना के लिए महत्वपूर्ण अंग थे। साथ ही गंगा और इनकी उपनदियों से आवागमन सस्ता व सुलभ होता था, यानी कि गंगा और इनकी जो सहायक नदियाँ थी उससे आवागमन सस्ता होता था। इस कारण मगध ज़्यादा विकसित हुआ। लेकिन आरंभिक जैन और बौद्ध लेखों ने मगध की महत्ता के कारण विभिन्न शासकों की नीतियों को बताया। यानी बौद्ध और जैन धर्म के लेख क्या बताते हैं? मगध की महत्ता जो है वहाँ के शासकों की नीतियों के कारण थी। इन लेखों के अनुसार बिंबिसार, अजातशत्रु और महाजनपद जैसे प्रसिद्ध राजा अत्यंत महत्वाकांक्षी शासक थे और इनके मंत्री उनकी नीतियाँ लागू करते थे। प्रारंभ में राजगाह यानी आधुनिक बिहार के राजगीर का प्राकृत नाम मगध की राजधानी थी। यह यानी कि मगध की राजधानी कौन थी? आधुनिक बिहार का राजगीर। यह रोचक बात है कि इस शब्द का अर्थ है राजाओं का घर। पहाड़ियों के राजगीर का क्या अर्थ है? राजाओं का घर। पहाड़ियों के बीच बसा राजगाह एक किलेबंद शहर था। बाद में 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया। बाद में किसे राजधानी? पाटलिपुत्र को राजधानी, जिसे अब पटना नाम जाना जाता है। पटना को पहले पाटलिपुत्र कहा जाता था, जिसकी गंगा के रास्ते आवागमन के मार्ग में महत्वपूर्ण स्थिति थी। भाषाएं और लिपियां, ये ब्रैकेट आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत में हैं, जबकि पश्चिमोत्तर में मिले अभिलेख आम्रेक और यूनानी भाषा में हैं। यानी अशोक जो राजा थे उनके अधिकांश अभिलेख किस भाषा में मिले हैं? प्राकृत भाषा में। और जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र था यानी जो वेस्ट साइड थे उनके अभिलेख आर्मेइक और यूनानी भाषा में मिले हैं। प्राकृत के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। जो प्राकृत के अभिलेख थे वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए, जबकि पश्चिमोत्तर के कुछ अभिलेख खरोष्टी में लिखे हैं। यानी जो प्राकृत के अभिलेख थे वो ब्राह्मी में हैं और जो पश्चिमोत्तर के कुछ अभिलेख थे वो खरोष्टी में हैं। और आम्रेइक और यूनानी लिपियों के प्रयोग अफगानिस्तान में मिले अभिलेखों से प्राप्त हुए और अफगानिस्तान पश्चिम में स्थित है। इस कारण यहाँ पर आम्रेइक और यूनानी लिपियों एक आरंभिक साम्राज्य मगध के विकास के साथ साथ मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। यानी मगध के विकास में मौर्य साम्राज्य का विशेष योगदान है। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। यानी मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लगभग 1921 ईस्वी पूर्व का शासन पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला था। उनके पौत्र अशोक ने, जिन्हें आरंभिक भारत का सर्वप्रसिद्ध शासक माना जा सकता है, कलिंग आधुनिक उड़ीसा पर कलिंग पर किसने? अशोक ने विजय प्राप्त की थी। जो आधुनिक उड़ीसा है यानी कलिंग जो है उड़ीसा राज्य है। मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करना। मौर्य साम्राज्य के इतिहास की रचना के लिए इतिहासकारों ने विभिन्न प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया। मौर्य साम्राज्य के बारे में जानने के लिए इतिहासकारों ने कई स्रोतों का उपयोग किया। इनमें पुरातात्विक प्रमाण भी शामिल हैं। विशेषतः मूर्तियाँ। मौर्यकालीन इतिहास के पुनर्निर्माण हेतु समकालीन रचनाएं भी मूल्यांकन सिद्ध हुई, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए यूनानी राजपूत मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया विवरण। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन यूनानी राजदूत आया था? मेगास्थनीज। उसके द्वारा लिखा गया विवरण। आज इसके कुछ अंश भी उपलब्ध हैं और एक और स्रोत जिसका उपयोग प्रायः किया जाता है वह है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में जो लिखा गया वह भी मगध साम्राज्य के बारे में बताता है। वह संभवतः इसके कुछ भागों की रचना कौटिल्य या चाणक्य ने की थी, जो चंद्रगुप्त के मंत्री थे। साथ ही मौर्य शासकों का उल्लेख परवर्ती जैन, बौद्ध और पौराणिक ग्रंथों तथा संस्कृत वाङ्मय में भी मिलता है।
यद्यपि उक्त साक्ष्य बड़े उपयोगी हैं, लेकिन पत्थरों और स्तंभों पर मिले अशोक के अभिलेख प्रायः सबसे मूल्यवान स्रोत माने जाते हैं। यानी यद्यपि उक्त साक्ष्य बड़े उपयोगी हैं, जो पत्थरों स्तंभों पर मिले अशोक के अभिलेख प्रायः सबसे मूल्यवान स्रोत माने जाते हैं। अशोक वह पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए थे। अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से धर्म का प्रचार किया। अशोक ने अभिलेखों के माध्यम से किस धर्म का प्रचार किया? इसमें बड़ों के प्रति आदर, सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता, सेवकों और दासों के साथ उदार व्यवहार तथा दूसरे के धर्मों और परंपराओं को आदर शामिल है। साम्राज्य का प्रशासन। मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। मौर्य साम्राज्य के प्रमुख राजनीतिक केंद्र कौन से थे? राजधानी पाटलिपुत्र और उसके 4 प्रांतीय केंद्र तक्षशिला मगध की राजधानी पाटलिपुत्र और 4 प्रांतीय केंद्र तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली, सुवर्णगिरी। इसको आप याद कर लीजिए। मौर्यकालीन 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और सुवर्णनगरी। इन सबका उल्लेख अशोक के अभिलेखों में किया गया है। यदि हम इन अभिलेखों का परीक्षण करें तो पता चलता है कि आधुनिक पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत से लेकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड तक हर स्थान पर एक जैसे संदेश उत्कीर्ण किए गए थे। क्या इतने विशाल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था समान रही होगी? इतिहासकार अब इस संदर्भ पर पहुंचते हैं कि ऐसा संभव नहीं था। साम्राज्य में शामिल क्षेत्र बड़े विविध और भिन्न भिन्न प्रकार के थे। कहाँ? अफगानिस्तान के पहाड़, यानी कि साम्राज्य में जो विविध क्षेत्र थे वह अलग अलग उन विभिन्न प्रकार, यानी एक जैसी उनकी संरचना नहीं थी। जैसे अफगानिस्तान के पहाड़ी क्षेत्र में, जैसे अफगानिस्तान का क्षेत्र पहाड़ी है और उड़ीसा समुद्र के किनारे इसका वह तटवर्ती क्षेत्र है। यह संभव है कि सबसे प्रबल प्रशासनिक नियंत्रण साम्राज्य की राजधानी तथा उसके आसपास के प्रांतीय केंद्रों पर रहा होगा। यानी कि जो वहाँ की राजधानी थी वहाँ पर प्रशासनिक नियंत्रण अच्छा रहा होगा। इन केंद्रों के चयन बड़े ध्यान से किया गया। तक्षशिला, उज्जैनी दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र पर स्थित थे, जबकि सुवर्ण नगरी यानी अर्थात सोने के पहाड़ कर्नाटक में सोने के खदान के लिए उपयोगी था। ये देखिए यहाँ पर दिखाया गया है इस मैप में महाशिलाभिलेख, लघु शिलालेख और स्तंभ लेख। ये हमारे जो त्रिभुज आकार में दिया गया है रेड कलर से, वह हमारा महाशिलालेख है, यानी सन्नति, सोपारा, गिरनार, कलसी। अभी देखिए कहाँ किन किन क्षेत्रों में है। ये देख सोपारा, गिरनार गुजरात क्षेत्र में, यह भी गुजरात क्षेत्र में ही है, महाराष्ट्र क्षेत्र में है। और कंदहार या पाकिस्तान क्षेत्र में है। मानसेहरा यह जम्मू एंड कश्मीर क्षेत्र में है। और यह तक्षशिला यह पाकिस्तान क्षेत्र में, कलसी, शिशुपालगढ़ ये हमारा उड़ीसा क्षेत्र में, जौहरगढ़ यह आप देख लीजिएगा। और लघु शिलालेख, यह लघु शिलालेख दिया गया है। फिर है स्तंभ अभिलेख। स्तंभ अभिलेख सर्किल में सांची, गुर्जर, टोपरा, मेरठ, रुक्मिनदेई ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लौरिया, अरगाज, लौरिया, नंदगढ़, सारनाथ, सहसाराम, कौशाम्बी यह आप देख लीजिएगा। सम्राट के अधिकारी क्या क्या कार्य करते थे? मेगास्थनीज के विवरण का एक अंश दिया गया है। साम्राज्य के महान अधिकारियों में से कुछ नदियों की देखरेख और भूमि मापन का काम करते
हैं जैसा कि मिस्र में होता था। कुछ प्रमुख नहरों से उपनहरों के लिए जो छोड़े जाने वाले पानी के मुख्य द्वार का निरीक्षण करते हैं ताकि हर स्थान पर पानी की समान पूर्ति हो सके। यही अधिकारी शिकारियों का संचालन करते हैं और शिकारियों के कृत्यों के आधार पर उन्हें इनाम या दंड देते हैं। वे कर वसूली करते हैं और भूमि से जुड़े सभी व्यवसायों का निरीक्षण करते हैं। साथ ही लकड़हारों, बढ़ई, लोहारों और खननकर्ताओं का निरीक्षण करते हैं। साम्राज्य के संचालन के लिए भूमि और नदियाँ दोनों मार्गों से आवागमन बना रहना अत्यंत आवश्यक है। राजधानी से प्रांतों तक जाने में कई सप्ताह तथा महीनों का समय लगता होगा। राजधानी से प्रांतों तक जाने में कई सप्ताह महीनों का समय लगता था। इसका अर्थ यह है कि यात्रियों के लिए खान पान की व्यवस्था और उनकी सुरक्षा भी करनी पड़ती होगी। यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि सेना सुरक्षा का प्रमुख माध्यम रही होगी। मेगास्थनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक सीमित और 6 उपसीमितों का उल्लेख किया है। इनमें से एक का काम नौसेना का संचालन करना था, तो दूसरी यातायात और खान पान का संचालन करती थी। तीसरी का काम पैदल सैनिकों का संचालन, चौथी का अश्वारोहियों, पांचवी का रथारोहियों, छठी का काम हाथियों का संचालन करना था। दूसरी उपसमिति का दायित्व विभिन्न प्रकार का था। उपकरणों के ढोने के लिए बैलगाड़ियों की व्यवस्था, सैनिकों के लिए भोजन और जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करना, सैनिकों की देखभाल के लिए सेवकों और शिल्पकारों की नियुक्ति करना। अशोक ने अपने साम्राज्य को अखंड बनाए रखने का प्रयास किया। ऐसा उन्होंने धम्म के प्रचार द्वारा भी किया। जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा, धम्म के सिद्धांत बहुत ही साधारण और सार्वभौमिक थे। अशोक के अनुसार धम्म के माध्यम से लोगों का जीवन इस संसार में और इसके बाद के संसार में अच्छा रहेगा। धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात्य के नाम से विशेष अधिकारी की नियुक्ति की गई। यानी मौर्य साम्राज्य में धम्म महामात्य की नियुक्ति अशोक द्वारा की गई। मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था। 19वीं सदी में अब इतिहासकारों ने भारत के आरंभिक इतिहास की रचना करनी शुरू की, तो मौर्य साम्राज्य के इतिहास का एक प्रमुख काल माना गया। इस समय भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन एक औपनिवेशिक देश था। 19वीं और आरंभिक 20वीं सदी के आरंभिक इतिहासकारों को प्राचीन भारत में एक ऐसे साम्राज्य की संभावना बहुत चुनौतीपूर्ण तथा उत्साहवर्धक लगी। साथ ही प्रशस्तर मूर्तियों सहित मौर्यकालीन सभी पुरातत्व एक अद्भुत कला के प्रमाण थे, जो साम्राज्य की पहचान माने जाते हैं। इतिहासकारों को लगा कि अभिलेखों पर लिखे संदेश अन्य शासकों के अभिलेखों से भिन्न हैं। इसमें से यह लगा कि अन्य राजाओं की अपेक्षा अशोक एक बहुत शक्तिशाली और परिश्रमी शासक थे। साथ ही वे बाद के उन राजाओं की अपेक्षा विनीत भी थे, जो अपने नाम के साथ बड़ी बड़ी उपलब्धियां जोड़ते थे। इसलिए इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है कि 20वीं सदी के राष्ट्रवादी नेताओं ने भी अशोक को प्रेरणा स्रोत माना। राजा, किसान और नगर, फिर भी मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था। यह साम्राज्य मात्र 150 साल तक ही चल पाया। यानी कि मगध साम्राज्य केवल 150 साल तक ही चल पाया, जिसे उपमहाद्वीप के इस लंबे इतिहास में बहुत बड़ा काल नहीं माना जा सकता। इसके अतिरिक्त यदि आप मानचित्र में 2 को देखें तो पता चलेगा कि मौर्य साम्राज्य उपमहाद्वीप के सभी क्षेत्र में नहीं फैला था। यहाँ तक कि साम्राज्य की सीमा के अंतर्गत भी नियंत्रण एक समान नहीं था।
दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व आते आते उपमहाद्वीप के कई भागों में नए नए शासक और रजवाड़े स्थापित होने लगे। यह देखिए मानचित्र 2 में मौर्यकालीन शासन को दिखाया गया है, परंतु यह इन क्षेत्रों में नहीं, यह सभी क्षेत्रों में मौजूद नहीं है। तब भी इसका विकास काफ़ी लंबा था, इसका क्षेत्र काफ़ी राजधर्म के नवीन सिद्धांत। इसमें हम राजधर्म के नवीन सिद्धांत यानी दक्षिण के राजा और सरदार के बारे में जानेंगे। उपमहाद्वीप के दक्कन और उसके दक्षिण क्षेत्र में स्थित तमिलकम अर्थात तमिल और आंध्र प्रदेश और केरल के कुछ हिस्से जो चोल चेर पांड्य जैसे सरदारियों का उदय हुआ, यानी दक्षिण भारत में चोल चेर पांड्य जैसे सरदारियों का उदय हुआ। चोल चेर पांड्य कहाँ के सरदार थे? दक्षिण भारत के। ये राज्य बहुत ही समृद्ध और स्थायी सिद्ध हुए। सरदार और सरदारी। सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता है जिसका पद वंशानुगत भी हो सकता है और नहीं भी। उसके समर्थक उसके खानदान के लोग होते हैं। सरदार के कार्यों पर विशेष अनुष्ठान का संचालन, युद्ध के समय नेतृत्व करना और विवादों को सुलझाने में मध्यस्थता की भूमिका निभाना शामिल है। वह अपने अधीन लोगों से भेंट लेता है, जबकि राजा कर वसूली करते हैं और अपने समर्थकों में उस भेंट का वितरण करता है। सरदारी में सामान्यतया कोई स्थानीय सेना तथा अधिकारी नहीं होते हैं। हमें इन राज्यों के बारे में विभिन्न प्रकार के स्रोतों से जानकारी मिलती है। उदाहरण के तौर पर प्राचीन तमिल संगम ग्रंथों में ऐसी कविताएं हैं जो सरदारों का विवरण देती हैं कि उन्होंने अपने स्रोतों का संकलन और वितरण किस प्रकार से किया। कई सरदार और राजा लंबी दूरी के व्यापार द्वारा राजस्व जुटाते थे। इनमें मध्य और पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर शासन करने वाले सातवाहन यानी कि सातवाहन राजा मध्य और पश्चिम भारत के क्षेत्रों में शासन करने वाले थे। लगभग दक्षिण शताब्दी ईस्वी पूर्व और द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व तक और उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर और पश्चिम के शासन करने वाले मध्य एशियाई मूल के शासक शामिल थे। उनके राज्य, उनके सामाजिक उद्भव के बारे में अधिक जानकारी तो नहीं है, लेकिन जैसा कि हम सातवाहन शासकों के बारे में अध्याय 3 में पढ़ेंगे कि एक बार सत्ता में आने के बाद उन्होंने ऊंचे सामाजिक अस्तित्व का दावा कई प्रकार से किया। सातवाहन वंश कहाँ राज्य करते थे, इस पे आप देख लीजिएगा। यह मध्य और पश्चिम भारत के क्षेत्रों में राज्य करते थे। सेना के लिए हाथी पकड़ना। अर्थशास्त्र में सैनिक और प्रशासनिक संगठन के बारे में विस्तृत विवरण मिलते हैं। मिसाल के तौर पर हाथी को पकड़ने के उपाय के बारे में उसमें यह लिखा है: हाथी वनों के संरक्षक, हाथियों को पालने वाले लोगों, हाथियों के पैरों में जंजीर बांधने वाले लोगों, सीमा रक्षकों, वन वासियों और महावतों के साथ मिलकर 5 से 7 हथिनियों की मदद से जंगली हस्तियों द्वारा गिराए गए मलमूत्र को पहचानते हुए उन्हें पकड़ने का काम करते थे। यूनानी स्रोतों के अनुसार मौर्य सम्राट के पास 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार तथा 9,000 हाथी थे। कुछ इतिहासकार इस विवरण को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। पांड्य सरदार सेन गुप्तवन की वन यात्रा एक तमिल महाकाव्य शिलापदिकाम का एक अंश है। जब वह वन की यात्रा पर थे तो लोग नाचते गाते हुए पहाड़ियों से उतरे, ठीक उसी तरह जैसे पराजित लोग विजय का आदर करते हैं। वे अपने साथ उपहार लाए, जिसमें हाथी दांत, सुगंधित लकड़ी, हिरणों के बाल से बने चंबर, मधुर चंदन, गेरू, सुरमा, हल्दी, इलायची, मिर्च आदि वस्तुएं थीं। वे अपने साथ नारियल, आम, जड़ी बूटी, फल, प्याज, गन्ना, फूल, सुपारी, केला, बाघों के बच्चे, शेर, हाथी, बंदर, भालू, हिरण, कस्तूरी मृग, लोमड़ी, मोर, जंगली मुर्गे, बोलने वाले तोते इत्यादि भी लाए।
दैविक राजा राजाओं के लिए उच्च स्थिति प्राप्त करने का एक साधन विभिन्न देवी देवताओं के साथ जुड़ना था। यानी राजाओं को अगर उच्च स्थान प्राप्त करना होता था, उन्हें देवी देवताओं के साथ जुड़ना होता था। मध्य एशिया से लेकर पश्चिमोत्तर भारत तक शासन करने वाले कुषाण शासकों ने लगभग प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी तक इस उपाय का सबसे अच्छा उद्धरण प्रस्तुत किया। कुषाण इतिहास की रचना अभिलेखों और साहित्य परंपरा के माध्यम से की गई है। इस प्रकार के राजधर्म को कुषाण शासकों ने प्रस्तुत करने की इच्छा की। इसका सर्वोत्तम प्रमाण उनके सिक्कों और मूर्तियों से प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास माठ के एक देव स्थान पर कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्तियां लगाई गई हैं। यानी मथुरा के पास माठ पर किसकी देवस्थान पर किस शासकों की विशाल मूर्तियां लगाई है? कुषाण शासकों की। अफगानिस्तान के एक देवस्थान पर भी इसी प्रकार की मूर्तियां मिली हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इन मूर्तियों के जरिए कुषाण स्वयं को देवतुल्य प्रस्तुत करना चाहते थे। कई कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाई थी। संभवतः वे उन चीनी शासकों से प्रेरित हुए होंगे जो स्वयं को स्वर्गपुत्र कहते थे। किसने अपने नाम के आगे देवपुत्र लगाया? कुषाण शासकों ने। चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व में गुप्त साम्राज्य सहित कई बड़े साम्राज्य के साक्ष्य मिलते हैं। इनमें से कई साम्राज्य सामंतों पर निर्भर थे, अपना निर्वाह स्थानीय संसाधनों द्वारा करते थे, जिससे भूमि पर नियंत्रण भी शामिल था। वे शासकों का आदर करते थे और उनकी सैनिक सहायता भी करते थे। जो सामंत शक्तिशाली होते थे वे राजा भी बन जाते थे और जो राजा दुर्बल होते थे वे बड़े शासकों के अधीन हो जाते थे। गुप्त शासकों का इतिहास साहित्य, सिक्कों और अभिलेखों की सहायता से लिखा गया है। साथ ही कवियों द्वारा अपने राजा तथा स्वामी की प्रशंसा में लिखी प्रशस्ति भी उपयोगी रही है। यद्यपि इतिहासकार इन रचनाओं के आधार पर ऐतिहासिक तथ्य निकालने का प्रायः प्रयास करते हैं, लेकिन उनके रचयिता तथ्यात्मक विवरण की अपेक्षा उन्हें काव्यात्मक ग्रंथ मानते हैं। उदाहरण के तौर पर इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन, जो स्वयं गुप्त सम्राटों के संभवतः अपने शक्तिशाली सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य कवि थे, ने संस्कृत में की थी। यानी कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? हरिसेन ने की थी। हरिसेन ने की थी। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, यह प्रयाग प्रशस्ति का एक अंश है। और हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना किस भाषा में की थी? संस्कृत में की थी। धरती पर उनका कोई प्रतिबिंब नहीं था। अनेक गुणों और शुभ कार्यों से संपन्न उन्होंने अपने पैर के तलवे से अन्य राजाओं के यश को मिटा दिया। वे परमात्मा पुरुष हैं। साधु भले ही समृद्धि और असाधु के विनाश के कारण हैं। वे अज्ञेय हैं। उनके कोमल हृदय को भक्ति और विनय से ही बस में किया जा सकता है। वे करुणा से भरे हुए हैं। वे अपने सहस्त्र गायों के दाता हैं। उनके मस्तिष्क की दीक्षा दीन दुखियों, विरहणियों और पंडितों के उद्धार के लिए की गई है। वे मानवता के लिए दिव्यमान उदारता की प्रतिमूर्ति हैं। वे देवताओं में कुबेर, वरुण, इंद्र और यम के तुल्य हैं। गुजरात की सुदर्शन झील, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि सुदर्शन झील कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। मानचित्र 2 में गिरनार को ढूंढिए। ये देखिए मानचित्र 2 है और इसमें गिरनार कहाँ स्थित है? इसमें गिरनार स्थित है यहाँ गुजरात में। ये गिरनार है। यहीं पर सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय था। इस पर भी विशेष ध्यान दीजिएगा कि सुदर्शन झील एक प्राकृतिक है या कृत्रिम झील है। जलाशय था। इसका ज्ञान लगभग दूसरी शताब्दी ईस्वी के संस्कृत के एक पाषाण अभिलेख से होता है। इस अभिलेख में शक शासक रुद्र दामन की उपलब्धियों का उल्लेख करने के लिए बनाया गया था।
इस अभिलेख में कहा गया है कि जल द्वारों और तटबंधों वाली इस झील का निर्माण मौर्य काल के एक स्थानीय राज्यपाल द्वारा किया गया। सुदर्शन झील का निर्माण कब हुआ था? मौर्य शासन के काल में राज्यपाल द्वारा, लेकिन एक भीषण तूफान के कारण इसके तटबंध टूट गए और सारा पानी बह गया। बताया जाता है कि तत्कालीन शासक रुद्रदामन ने इस झील की मरम्मत अपने खर्चे से करवाई थी। तो सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई थी? रुद्रदामन ने कराई थी। यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सुदर्शन झील टूट गई थी और रुद्रदामन ने इस झील की मरम्मत कराई थी, अपने खर्चों से कराई थी और इसके लिए प्रजा के लिए कर भी नहीं लिया था। इसी पाषाण खंड की एक और अभिलेख यानी लगभग 5वीं सदी में कहा गया है कि गुप्त वंश के एक शासक ने एक बार फिर इस झील की मरम्मत कराई थी। Thank you for watching.